तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशन में। तो आज हम देखने वाले टॉप 30 एपीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन देख चुके हैं और उसकी मैं लिंक आपको चैनल पे दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। डायरेक्टली उधर से हम कर सकते हो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा। तो पार्ट 2 में हम अगले अगले 15 क्वेश्चन देखने वाले आगे वाले, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो की आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के 15 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, राइट साइड के आज हम 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्लीज चैनल पर बने रहिए लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल द एक्सेप्शन इन एपीआई। तो आपको बहुत सारा पता होगा कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन वही है जो हम कभी कभी कोड में हैंडल नहीं कर पाते और कुछ इशू की वजह से हमारा कोड फट जाता है, क्रैश कर जाता है, कुछ एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो हम उसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं। जो बाय चांस हो जाते हैं और कुछ ओवरफ्लो होने की वजह से, कुछ डेटा मिसमैच होने की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, जैसे लॉग क्रिएट करना होता है, जैसे टेक्स्ट फाइल हमारा लॉग क्रिएट होता है, और कैच करना होता है, ट्राई कैच हम यूज करते हैं। जैसे प्रॉपर एरर मैसेज हम रिस्पॉन्स देते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट को पता चल जाए कि क्या इशू है क्या नहीं। 200 201 400 401 500 जो सर्वर एरर है, सो कुछ बहुत सारी एरर कोड जो हम रिस्पॉन्स में भेज सकते हैं। प्रॉपर में मैसेज भी भेज सकते हैं रिस्पॉन्स में, तो ताकि यूजर को पता चले कि यहाँ पे गड़बड़ है ऐसा करके। तो ये क्वेश्चन है कि हमें जरूरत क्यों है एक्सप्रेशन हैंडल करने के लिए। देखो, एक्सप्रेशन हैंडल नहीं किया तो हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, कुछ भी मैसेज आ सकता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, और इस पे हमारे क्लाइंट पे भी इफेक्ट आ सकता है। क्लाइंट को बहुत सारा लॉस हो सकता है, उसकी वजह से हमारा जो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट होता है वो भी टूट सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी वजह होते हैं कि उसकी वजह से हमें प्रॉपर से देख के रखना पड़ता है कि हम एरर कैसे हैंडल कर सके। ठीक है, तो उसमें से बेसिक तरीका है ट्राई कैच वाला। तो ट्राई कैच बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा, तो बहुत सारे लोग बिग प्रोजेक्ट में यूज नहीं करते बिकॉज बहुत सारे जगह पे ट्राई कैच थ्योरी और लिखना पड़ता है। ठीक है, और हमारे पे है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं ट्राई कैच को। ठीक है, और ट्राई में अगर कुछ एरर आता है तो वो डायरेक्टली कैच में हैंडल करता है। तो आपको ये तरीका पता ही होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा यूजिंग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी हमारी मिडलवेयर के अंदर, जो हम एक्सेप्शन बनाते हैं, एक मिडलवेयर बनाते हैं, उसमें हम एक एरर हैंडल करते हैं, या कुछ अलग से एक पेज बनाते हैं एक्सटर्नल वाला और उसमें हैंडल करते हैं। तो ये थोड़ा बेटर वे है, बट ग्लोबली हम हैंडल कर सकते हैं। तो कहीं पे भी हम इंटर प्रोजेक्ट में कहीं पे भी हम वो कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी एरर आता है तो उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारा यूजिंग एक्सेप्शन फिल्टर्स। यू कैन क्रिएट अ कस्टम फिल्टर क्लास टू कैच द एक्सेप्शन। तो वही है, कस्टम फिल्टर बनाना है कुछ इश्यूज के लिए और उसको हम डायरेक्टली कैच कर सकते हैं उधर, कस्टम फिल्टर क्लास बना के। चौथा है हमारा यूजिंग मिडलवेयर। ये बेस्ट वे है, प्रोफेशनल वे है। मिडलवेयर तो आपको पता ही होगा। मैंने पहले ही बोला कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग ज्यादा तो मिडलवेयर के अंदर ही होती है हमारी। ठीक है, तो ये मिडलवेयर के अंदर यही बनाया जा रहा है कि एक स्पेशल क्लास बनाए और उसमें हैंडल करे ग्लोबली। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है हमारे यूजिंग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये हमारा हो गया एक प्रकार से एक जो चौथा पॉइंट है वो एक सेम तरीके से मैच होते भी है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक तो एक हमारा है कि हम मिडल बनाए स्पेशल एरर्स के लिए और उसमें हम एरर हैंडल करें। ठीक है, और एक हमारे यूजिंग ग्लोबल हैंडलिंग सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट वाला, तो उसमें हम एक नॉर्मल एक ग्लोबल लेवल का एक एक्सेप्शन बनाए। वो अलग से एक क्लास नहीं बना रहे, उसमें सिर्फ एक्सेप्शन बना रहे, तो वो डायरेक्टली जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रही है, उसके थ्रू जाए। ठीक है, तो ये हम चार तरीके हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के। ठीक है, तो आप सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिल्टर्स इन वेब एपीआई। वेब एपीआई की बात कर रहे हैं हम, एमएसए की बात नहीं कर रहे। तो इसमें थोड़ा सा मेन जो है कि जो भी इंटरव्यूअर है ज्यादा फोकस हमारा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एक्सेप्शन फिल्टर्स पे करता है। ठीक है, तो आपको बाकी के फिल्टर्स भी होते हैं, एक्शन फिल्टर जो भी है, हमारे सारे फिल्टर्स आप बोल भी सकते हो उधर। ठीक है, बट ये दो जो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एक्सेप्शन फिल्टर है वो मेन है फिल्टर एपीआई के अंदर। ठीक है, तो फिल्टर इन एपीआई आर लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स और क्वालिटी चेकर्स फॉर योर एपीआई। हाँ, तो वही है, व्हेन द रिक्वेस्ट कम्स, जब भी आपकी रिक्वेस्ट आती है और रिक्वेस्ट जाती है फिल्टर थ्रू, तो देखो अभी पहले तो कंट्रोलर जब भी हम कॉल करते हैं एपीआई का, तो जब भी कंट्रोलर कॉल होता है उससे पहले हमें कुछ प्रोसेस करनी होती है और उसके बाद भी हमें करनी पड़ती है। तो पहले ऑथेंटिकेशन ऑथोराइज करना है, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोलर कॉल होगा, फिर उसके बाद हमारा एक्सेप्शन फिल्टर कॉल होगा, एक्सेप्शन फिल्टर के बाद सब कुछ सही होता है तब हमें जाके रिस्पॉन्स मिलता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि filters let you run code before or after your API action executes।
तो वही बोलना था हमारे पहले पॉइंट्स में, ठीक है। तो हमारे टाइप्स ऑफ फिल्टर कौन से एक तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ऑथोराइजेशन फिल्टर और एक्सेप्शन फिल्टर। इसके अलावा भी बहुत है, बट हमने मेन यहाँ पे तीन ही लिए हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जाके उसको बाकी के फिल्टर्स भी चेक कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर बताते हैं कि हु आर यू, मतलब आप कौन हो। अगर आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो तो आप कौन हो। आपको पर्टिकुलरली उसमें आपको डेटाबेस में लॉगिन होना चाहिए या कुछ आपके पास वैलिड टोकन होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी एक आइडेंटिटी रहती है एक प्रकार से, जैसे आधार कार्ड रहता है ना एक यूजर का ऑथेंटिकेशन। तो ऐसे ही हमारा एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेट होता है हमारा टोकन या कुछ एपीआई की या यूजर नेम पासवर्ड जो भी हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑथेंटिकेट होने के बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होता है ऑथोराइजेशन, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट तो हमें एप्लीकेशन में प्रवेश मिल गया, तो आप रियल टाइम एग्जांपल देखोगे ना, व्हेन यू गो टू ऑफिस द सिक्योरिटी गार्ड चेक्स योर आईडी कार्ड फर्स्ट। तो अब ऑफिस में जाते हो क्योंकि आपका आईडी कार्ड चेक होता है, जब आईडी कार्ड चेक होगी तो पता चल गया कि आपको ऑफिस में जाने की परमिशन है, ठीक है। तो अभी ऑथोराइजेशन फिल्टर आता है, व्हाट आर यू टू अलाउ टू डू, मतलब आपको किस चीज के लिए अलाउ करना है। आपको तो अभी ऑफिस में जाने को मिल गया, बट उसके बाद आपको क्या करना है उसका डिपेंडेंसी आपका ऑथराइजेशन पे आता है, ठीक है। तो यूज टू चेक परमिशन आफ्टर यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। तो ऑथेंटिकेटेड के बाद ऑथोराइज आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद आपको जहाँ वही जाना जा सकता है, वहाँ पे आपको एसेस है, जैसे कि एडमिन को एसेस है कि एडमिन की कैबिन आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप एडमिन हो, ठीक है। नॉर्मल आप एम्प्लॉय हो तो आपको जाने को नहीं मिलेगा। तो उस ठिकान को आपको ऑथोराइज करना पड़ता है, तो आपको एक पर्टिकुलर ऑथोराइज। तो आफ्टर यू एंटर द ऑफिस यू कैन गो ओनली गो टू योर डिपार्टमेंट, यू कैन नॉट एंटर द सर्वर रूम अनलेस यू आर ऑथोराइज, ठीक है। अभी एक्सेप्शन फिल्टर आता है एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। यूज टू कैच अनहैंडल एक्सेप्शन ग्लोबली एंड रिटर्न प्रॉपर एरर रिस्पॉन्सेस। तो एक्सेप्शन फिल्टर्स यही रहता है कि आपको एक्सेप्शन हैंडल करना, कुछ एरर आता है तो कुछ रॉन्ग होता है एपीआई में, तो आपको प्रिवेंट करना है एप्लीकेशन क्रैश, ठीक है। तो उसमें आप एक नाइस एरर मैसेज भेज सकते हो, और कुछ तो एक्चुअली जो भी मशीन होती है थोड़ा स्केरी मैसेज दिखा दे कि आपका सिस्टम फेल हो गया, ये हो गया थे हो गया, तो आपको एक मैनुअल एकदम प्रॉपर से एक मैसेज बना के, आप अगर कुछ एरर आता है तो उसमें कैच में या कुछ भी कहीं पे भी हैंडल करके आप डायरेक्टली भेज सकते हो यूजिंग रिसेप्शन फिल्टर्स। If something bad happens inside the office, like alarm and rescue team handles it and ensure everyone safe, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे तीन फिल्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड एक्सेप्शन फिल्टर जो मेन होते हैं। तो एक्सेप्शन फिल्टर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप वो डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो। उसमें आपको बोल सकते हैं कि बिल्ड इन फिल्टर्स कौन से, बिल्ड इन एक्सेप्शन फिल्टर कौन से है, और आप में अगर ट्राई कैच यूज करोगे तो कैसे करोगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं क्रॉस क्वेश्चन के लिए, तो आप डायरेक्टली वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दो तीन पॉइंट बता दिए जाके आप कुछ बता सको, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट वर्जनिंग इन एपीआई, ठीक है। तो वर्जनिंग आप देख सकते हो कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, समझ लो आपके पास एक यूआरएल है, ठीक है, लाइक http my.api.com and api/employees करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक समझ लो कि यहाँ पे क्लाइंट है जो यूआरएल यूज कर रहा है, फिर आगे जाके उसको चाहिए कि कुछ चेंजेस हो आपके उसी सेम एपीआई में कुछ चेंजेस है, बट उनको पुरानी वाली भी चाहिए और नई वाली भी डाउन नहीं होनी चाहिए, उसको भी आप एट टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो जो वर्ल्ड एम्प्लॉई है यूज करेंगे, और जो न्यू एम्प्लॉई है वो नए वाले जो भी कुछ है वो यूआरएल बनेगा उसको यूज करेंगे, ठीक है, वो जो मॉडिफाई होके आएगा, ठीक है। तो पुराने वाली तो ओल्ड वाली तो ओल्ड एम्प्लॉय यूज करेंगे, नई वाले आएंगे और नई एम्प्लॉय यूज करेंगे, ऐसा समझ लो कि हमें एट ए टाइम दो पेज क्रिएट करना है एक सेम के लिए, ठीक है। और आपको मॉडिफाई भी करते रहना है, कुछ मॉडिफिकेशन आता है तो उस टाइम पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एपीआई वर्जनिंग। तो उस चक्कर में देखो, so instead of breaking world clients we create the new version of the API, world client keep the using version 1, new client use the version 2, ठीक है। Why version is important? Avoiding the breaking existing users app, allow the smooth migrations to new APIs and support multiple versioning at the same time। तो आप देख सकते हो कि हम एम्प्लॉय की कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं कि API/version 1 एम्प्लॉयज, API/version 2 एम्प्लॉयज। तो देखो एपीआई तो एक ही है एम्प्लॉयज का, ठीक है, बस उसको वर्जन 1 और वर्जन 2 दे दिया है, तो दोनों एक ही साथ काम करेंगे, ठीक है। तो देर इज फोर वे हम वर्जनिंग दे सकते हैं एपीआई को, ठीक है। एक हो गया यूरी वर्जनिंग, ठीक है। तो यू ऐड द वर्जन नंबर डायरेक्टली इन द यूआरएल। तो आप देख सकते हो कि यूआरएल के अंदर ही आप डायरेक्ट नंबर डाल सकते हो। देखो हमें यहाँ पे राउट के अंदर API/v1 करके और कंट्रोल करके हमने ऐसा डाल दिया,
ठीक है, तो आपको यूआरएल पे भी ऐसा डालना पड़ेगा, तो यूआरएल पे कॉल कर दो कि API/वर्जन 1 कंट्रोलर कॉल होगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ही वर्जन 2 वाला बनाना है। तो वर्जन 2 बनाओगे इसे सेम सेम वाला, तो आपको सिर्फ V2 डालना है और कंट्रोलर करके करना है। तो इस तरीके से आप यूरी वर्जनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग वर्जनिंग कैसे होती है? क्वेरी स्ट्रिंग वर्जनिंग ऐसे हो सकती है, गेट के अंदर ही आप वर्जन डाल दो और मतलब वर्जन भेज दो, आपके क्वेरी के साथ आप नेम भेज रहे हो और उसके साथ ही क्वेरी वर्जन भेज दो। तो वर्जन जो मैप करके कुछ भी आपके जो अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर वर्जन नहीं मिलता तो बैड रिक्वेस्ट कर देगा। तो ये हमारी क्वेरी वर्जन होगी, जो क्वेरी हम भेज रहे हैं पैरामीटर्स में। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। और तीसरा है हमारा हीडर वर्जनिंग, जो हीडर में आप डेटा भेज सकते हो। हीडर में तो ऐसे ही हम एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कोर्स वगैरह वाले से कुछ होता है, और जो भी हमारे सिक्योरिटी वाले से जो प्रॉब्लम्स होती है हम हीडर थ्रू ही भेजते हैं उसको पैरामीटर्स। तो वैसे ही हम एपीआई वर्जनिंग वाला जो वर्जन है हम उसमें भी भेज सकते हैं हीडर्स में, और हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली ऐसे रिक्वेस्ट डॉट हीडर करके हम वो वैल्यू निकाल के हमारे हिसाब से हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्जन। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मीडिया टाइप वर्जनिंग, तो मीडिया टाइप वर्जनिंग में आप एसेप्ट में जो भी हमारा एप्लीकेशन स्लैश जेसन जो हमारा कंटेंट नेगोशिएशन हम उससे करते हैं। अभी देखो एक्सेप्ट करके एप्लीकेशन स्लैश जेसन में है, तो इसको चाहिए कि जेसन रेस्पॉन्स मिले हमें। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट जेसन में जेसन रेस्पॉन्स चाहिए। अगर एक्सएमएल रहता तो एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल रहता तो उसको एक्सएमएल रेस्पॉन्स मिलता। तो इसमें ही हमने वर्जन इक्वल टू 2.0 भेज दिया, 2.0। तो ऐसे ही हम एक्सेप्ट में भेज सकते हैं, ऐसे ही हम इडर में भेज सकते हैं। तो तीन चार तरीके एपीआई वर्जनिंग तो वर्जनिंग कर सकते हैं। तो वर्जनिंग का मेन मुद्दा यही है कि अगर हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में कुछ चेंज कर रहे हैं विदाउट हमारा जो अभी चलता हुआ कोड है उसको नहीं हाथ लगा के, हमें कुछ नया मॉडिफिकेशन मिलना है, हमें नया कुछ एपीआई बनाना है, और वही सेम नाम का बनाना है या कुछ अलग नाम से बनाना है या सेमी कंट्रोलर में हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम पे हम एपीआई वर्जनिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हाउ डू सिक्योर द वेब एपीआई। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम एपीआई को वेब एपीआई को सिक्योर कैसे करें। ठीक है, तो हमें सिक्योर करने की क्या जरूरत है वेब एपीआई को? ठीक है, तो देखो हम सिक्योर नहीं करेंगे डेटा तो हमारा डेटा इजीली एक्सेस हो जाएगा, कुछ भी रिकॉर्ड आएगा कोई भी डिलीट मार देगा, मॉडिफाई कर देगा, हमारा इंफॉर्मेशन स्टील कर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इसकी वजह से हमें डेटा सिक्योर करने की जरूरत होती है, एपीआई सिक्योर करने की जरूरत होती है। इसकी वजह से हमारे क्लाइंट को नुकसान ना हो, हम अभी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि हमारा जो वेब एपीआई है वो सिक्योर हो। ठीक है, तो हमारे कितने तरीके हैं कि उसके तरीके से हम वेब एपीआई सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है हमारा ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा ऑथराइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन का। उसमें सिर्फ हम पासवर्ड भेजते हैं, डर में बेस 64 करके, मतलब इंक्रिप्टेड पासवर्ड भेजते हैं और उसको हम ऑथेंटिकेट करके उसको एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं। बट ये भी तब भी लेस सिक्योर है, क्योंकि नॉट सिक्योर बेटर विथ HTTPS। ठीक है, और तीसरा हमारा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जैसे जेसन वेब टोकन यूज करते हैं हम। जेसन वेब टोकन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने पहले पार्ट में हमारा वेब एपीआई का। ठीक है, तो हमें एक टोकन भेजना पड़ता है सर्वर को, और वो टोकन ऑथेंटिकेट करके आपको यूजर जो सर्वर है वो आपको एक्सेस देता है। ठीक है, तो वो टोकन का एक्सपायरी भी रहता है, तो उसके लिए हमें रिफ्रेश टोकन भी लगता है। तो रिफ्रेश टोकन आप अगर फिर से भेजोगे तो वो हमारा जो एक्सपायर होने वाला टोकन है वो भी रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और हाँ हम HTTPS और SSL TLS वगैरह ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से जो भी हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी डेटा रहता है उसको हमें इंक्रिप्टेड कर सकते हैं। ठीक है, और हमें इनपुट वैलिडेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी वैलिड हम एसक्यूएल इंजेक्शन पैरामीटर्स में भेजे, जो भी हमारा पैरामीटर्स, तो भी हम जैसे गेट यूज करते हैं ना, हम गेट में डायरेक्टली कुछ रिकॉर्ड आईडी कुछ भेजते हैं तो वो हमारे यूआरएल में दिखता है ID = 1 करके। तो ऐसे ना भेज के हम एक पैरामीटर्स में भेजे रिकॉर्ड्स और कुछ ऑब्जेक्ट में भेजे, तो उसकी वजह से हमारा डेटा सिक्योर हो, उसकी वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, जैसे कि हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं हमारे फ्रंट एंड के साइड पे। तो आपने वेब टूल दबा होगा, हमने डेवलपमेंट टूल यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली इजीली स्क्रिप्ट दिख जाती है। ठीक है ना, वेब टूल में आपको स्क्रिप्ट दिख जाती है, तो उसमें स्क्रिप्ट में भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। अगर स्क्रिप्टिंग हमने उसको सिक्योर नहीं किया तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के चांसेस ज्यादा होता है, तो वो अपने बग और अपने स्क्रिप्ट अपने जो एग्जिस्टिंग कोड है HTML में उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, और उसके लिए हमें सिक्योर करना पड़ता है एपीआई, और रेट लिमिटिंग और थ्रोटलिंग हम आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चाहेगा कि आपको एपीआई को जितने ही हिट हो वो उतना चाहे। ठीक है, तो आपको 1000 सीट चाहिए
100 हिट्स ये एट अ मिनट्स, तो उतनी ही आपको हिट्स देगी, क्योंकि बोट से के टाइम पे तो बहुत सारे हिट्स मार सकता है ना, जैसे कि 3,000 4,000 कितने भी हिट्स मार सकता है, वो बोट है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बट एक यूजर के लिए इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हम एक रेट लिमिटिंग फिक्स करते हैं कि इसको यूजर को पर्टिकुलर इतने टाइप ही एप्लीकेशन को हिट मार सके, तो उसके लिए लाइब्रेरीज है ASP.NET Core रेट लिमिट नोगेट पैकेज के लिए, तो हम आगे भी देखने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, अलाउ ओनली ट्रस्टेड डोमेन टू कॉल योर एपीआई, तो एक क्वेश्चन भी हम आगे देखने वाले, तो आगे देखते हैं चलो, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, व्हाट इज कॉर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, अगर आपको ये पता हो, मतलब एम्प्लॉयर को पता चल जाता है कि आपने बहुत डिटेल में काम किया है और आपको सब कुछ पता है, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई, हमारे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग हो गई, और क्रॉस रिसोर्स ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले देखते हैं कॉर्स क्या है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग मतलब दो ऐसे डोमेन्स, अलग अलग डोमेन्स जो अपने साथ एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर करें, ठीक है। तो उसके लिए परमिशंस लगती है, उसके लिए हम उसको अलाउ करते हैं कि जो भी अलग से एपीआई से कुछ डेटा आ रहे, थर्ड पार्टी से डेटा आ रहे, उसको हम एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर देखो ऐसा है कि हम जिसको पहचानते हैं उससे ही हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और दूसरे आदमी के साथ नहीं शेयर करते। अगर वो हम जिसको पहचानते हैं वो बोलेगा कि ये मेरे पहचान का है, तभी हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ऐसे ही है, हम कुछ अलाउ करेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, तो उसको अलाउ करना है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन के अंदर हमें अलाउ करना है कोर्स, तभी हम दूसरे के साथ, जो थर्ड पार्टी उसके साथ डेटा शेयर करेंगे, ठीक है। तो इमेजिन दिस सिचुएशन, ठीक है, तो योर फ्रंट एंड रन्स एट लोकल वर्स 4200 एंड योर बैक एंड रन्स एट 500, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि HTTP और स्लैश लोकल होस्ट है तो कॉमन ही है, बट उसका जो 40 और 50 अलग अलग है, तो ये अलग अलग डोमेन के हो गए, या कुछ भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे HTTP और दूसरा वाला HTTPS है, तो ऐसे भी क्रॉस साइट हो जाती है, ठीक है। तो when your front end calls the backend API, the browser says, hey, these are the different origin, means different ports और different domain जो भी हो वो कैन हम उसको अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकएंड डज नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउ इट, द ब्राउजर ब्लॉक द रिक्वेस्ट, दिस सिक्योरिटी फीचर इज कॉल्ड एज सेम ओरिजिन पॉलिसी, ठीक है। तो जब भी देखो फ्रंट एंड बैक एंड को बोलता है कि हमारे पास जो 4200 है और आपके जो 5000 है, जो पोर्ट्स है वो डिफरेंट है, क्या इसको अलाउ करना है, तो आपका बैक एंड बोले, बैक एंड उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको एक्सप्लेट कर देगा कि ब्लॉक कर देगा उसको, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी, की ओरिजिन हमारा सेम ही होना चाहिए, ठीक है। Quartz is protocol that tells the browser, yes, it's okay to share the data between these two different origin। तो कोर्स क्या बोलता है, जो प्रोटोकॉल है वो क्या बोलता है कि ये दोनों वो जो है हमारे लोकल है, लोकल पे हमने रन किया है एपीआई, हमने फ्रंट एंड पे 4000 चला है, ये हमारे पहचान किया है, उसको अलाउ करे, तब हमारा कोड जाके उसको अलाउ करता है, ठीक है। इजी एग्जांपल बोले कि इमेजिन हाउ आर द बिल्डिंग ए फ्रंट एंड, यू वांट टू गो बिल्डिंग बी बैक एंड टू गेट समथिंग, द सिक्योरिटी गार्ड्स एट अ बिल्डिंग बी विल ओनली लेट यू इन इफ योर बिल्डिंग इज ऑन द अलाउड लिस्ट। Course is like a security guard rule. If your origin is allowed, request works. If not, then browser blocks the request. ठीक है। तो कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटी के लिए और कंट्रोल के लिए हमारा कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल के लिए कैसे, यू डिसाइड विच डोमेन कैन एक्सेस योर एपीआई, अलाउज द मल्टीपल फ्रंट एंड एप्स, लाइक जो भी आपको आपके तरीके से जो भी एप्लीकेशन को आपको एक्सेस देना है उस तरीके से आप उसको अलाउ कर सकते हो, जो भी डोमेन आपको उसको एक्सेस कर सकते हो। और सिक्योरिटी लाइक कुछ अलग से कुछ थर्ड पार्टी एपीआई जो आपके एप्लीकेशन को ऐसे डेटा चुराने के लिए और कुछ अलग इरादे से, और कुछ साइबर कि मतलब कुछ डेटा और साइबर सिक्योरिटी के जो भी है हमारा इश्यूज होते हैं उसको सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए तो यूज कर सकता है, तो उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कोर्स से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स कैसे वर्क करता है, ब्राउजर सेंड प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट इन ऑप्शंस रिक्वेस्ट आज द ब्राउजर, हे आई एम द अलाउड टू कॉल दिस एपीआई, सर्वर रिस्पॉन्ड इन रियल लाइक इफ अलाउ द ब्राउजर प्रोसीड विद एक्चुअल एपीआई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये देखो ऐसे हम अलाउ कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कोर्स ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर हमें क्या जो भी डोमेन है किसको असाइन करना है, देखो ये जो http स्लैश माई फ्रंट एंड डॉट कॉम, ठीक है, अलाउ एनी मेथड अलाउ एनी हेडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग डोमेन को और अलग मेथड्स को, अलग हेडर को हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन ठीक है, हाउ डू यू एनेबल द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एपीआई। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे एनेबल कर सकते हैं हम वेब एपीआई के अंदर। ये तो कॉमन है, हमने बहुत बार ये डिस्कस भी कर लिया है कि वेब एपीआई में और कुछ हमारे डॉट नेट कोर के अंदर हम ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन एनेबल कैसे कर सकते हैं। तो ये जानना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये जो चीज़ है, ये हमें जो भी टाइटली डिपेंडेंट कंपोनेंट है उसको क्लोज कपलिंग बनाने का काम करता है। क्योंकि टाइटली डिपेंडेंट आपको पता होगा कि कुछ कंपोनेंट के अंदर, दूसरे कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज होता है तो इसका इफेक्ट हमारे करंट कंपोनेंट पे होता है। तो जिससे सारी डिपेंडेंसी निकाल का काम करता है हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इसको हम जो इंटरफेस और जो भी हमारे मेथड्स बने हैं उसको यूज करने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। कोड कम से कम लिखे, अच्छा लिखे और अच्छे तरीके से लिखे, ठीक है। तो पहले हमें इंटरफेस बनाना है, तो इंटरफेस बनाने के समय हमें कुछ पब्लिक इंटरफेस और कुछ नाम दे देंगे और उसके अंदर हम एक डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इंटरफेस के अंदर डिफाइन ही होता है, ठीक है। बट अभी शायद नया फंक्शन जो नया डॉट नेट कोर में फंक्शन है, वो डॉट नेट कोर में एक फीचर आया है, उसमें इंटरफेस के अंदर हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन रहता है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए तो मैं बता सकता हूँ कि हमने सिर्फ डिफाइन किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो डिफाइन किया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक अलग से सर्विस बनाएंगे और उस सर्विस के अंदर जो हमें गेट ऑल एम्प्लॉयज के हमने जो डिफाइन किया था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हमें इम्प्लीमेंट तो हो गया, हमारा डिफाइन भी हो गया, दोनों काम हो गया। अभी यूज करना है, तो यूज करने के पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो भी हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं। तो हम रजिस्टर इसमें करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हम एक रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए हमें बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड स्कोप और उसके जो भी हम आई एम्प्लॉय सर्विस और एम्प्लॉय सर्विस जो भी हमारे दोनों क्लासेस है, इम्प्लीमेंटेशन और डिफिनेशन, वो हम रजिस्टर करेंगे हम प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो हमने तो रजिस्टर कर दिया डिपेंडेंसी। एड स्कोप है हमारा एक ट्रांजिएंट है और हमारा एड सिंगलटन है। तो ये तीनों है, हम अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों यूज करेंगे, ठीक है। सिंगलटन जो है हमारा सिंगल इंस्टेंस प्रोवाइड करता है ओवरऑल द एप्लीकेशन। स्कोप हमारा एक क्रिएट्स करता है न्यू इंस्टेंस सर्विस फॉर ई स्कोप, ठीक है। और हमारा ट्रांजिट यूज करता है हर एक सर्विस और हर एक रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। तो हम अपने तरीके से एक अलग अलग इंस्टेंस जो भी हमें चाहिए, जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा हम क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एड्स को भी यूज किया है। तो अभी एड्स को हो गया, हमने रजिस्टर कर लिया। अभी हमें जो कंट्रोलर में इस सर्विस की जहाँ पे जरूरत है हम उस इंजेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर के अंदर हमें इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने आई एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सर्विस कॉल कर लिया। बट हमें वो ऊपर प्राइवेट रीड ओनली करके हमें भी वो इनिशियलाइज करने के लिए हमें वो करना पड़ता है। और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इंजेक्ट हो गया, अभी इंजेक्ट भी हो गया, हमारा डिफाइन भी हो गया, इंप्लीमेंट भी हो गया, हमारा रजिस्टर भी हो गया। तो लास्ट होता है हमें यूज करना है। तो हमने एसटीडी गेट करके गेट एम्प्लॉय लिखा है तो उसके अंदर हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार वो जो इम्प्लॉय सर्विसेज जो क्लास है हमें बार बार वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, हम वो यूज कर लेंगे हमारे ओवरऑल एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये होता है हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर कुछ एग्जिस्टिंग चेंज होता है हमारे कंट्रोलर में या कुछ भी एग्जिस्टिंग ऐड करना होता है तो हम करंट कोड में ना चेंज करके हम एक इंटरफेस बनाए, उसका कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन बना के हम डायरेक्टली रजिस्टर करके हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनेबल टू डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन वेबीपाई, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, व्हाट इज थ्रोटलिंग इन वेबीपाई एंड व्हाई इज इट यूज, ठीक है। तो थ्रोटलिंग मैंने बताया था कि हम एक लिमिट दे सकते हैं पर्टिकुलर यूजर को कि ये जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसको पर्टिकुलर टाइम उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। एग्जांपल बता सकता हूँ कि यू अलाउ द 100 रिक्वेस्ट पर मिनट पर यूजर। इफ यूजर सेंड 101 रिक्वेस्ट विद इन द सेम मिनट to reject with the 2 minute request like that error, ठीक है। तो हमें थ्रोटलिंग की क्यों जरूरत होती है। तो विदाउट थ्रोटलिंग वन यूजर और हैकर्स could be spam your API, your server might get overloaded and stop working for everyone. You could get DDoS attack, distributed denial of service attack। तो ये आपको पता नहीं होगा कि DDoS क्या है। ये DDoS ज्यादा तो हमारी नेटवर्क वाली टीम को पता होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे अटैक होते हैं ना वो साइबर वाले, वो उसकी वजह हो जाती है क्योंकि हमारे बोट्स, जो हमें जो भी हमारे बोट ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उसकी वजह से ईटिंग ज्यादा बढ़ जाती है।
अभी हमारा दुश्मन होगा, हमने एप्लीकेशन हमारा अच्छे से चल रहा है, अपने एप्लीकेशन अच्छे से यूजर संभाल पा रहा है, बट हमने यूजर्स को एक पर्टिकुलर, हमें एक थ्रेशोल्ड लेवल होती है कि इतने ही यूजर्स हमारे एक टाइम पे एक्सेस होते हैं। तो कोई आपका दुश्मन है, वो चाहेगा कि आपके एप्लीकेशन पे इतने सारे यूजर अचानक से आ जाए, तो क्या करेगा, एक रोबोट हायर करेगा और रोबोट को बोलेगा कि मार दो, 2000 3000 हिट मार दो, इससे 100 हिट हाइड कर सकता है, तो क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो ये अटैक अवॉइड करने के लिए हम थ्रोटिंग यूज कर सकते हैं। तो थ्रोटिंग तो प्रोटेक्ट करता है हमारा परफॉर्मेंस, सेफ फास्ट रखता है, अवेलेबिलिटी रखता है, फेयर यूसेज रखता है, ठीक है, तो ये हमारे प्रोटेक्ट करने का काम है। तो हम ये भी हमें थ्रोटलिंग किससे इंप्लीमेंट करेंगे, एक तो मैनुअल थ्रोटलिंग होती है, जिसमें हम एक प्राइवेट रीड ओनली इंट करके एक लिमिट 100 एक मैक्स जो रिक्वेस्ट हम डिफाइन कर देंगे, फिर वो काउंट जो भी हमारा चल रहा है इंटरनली उसको मैच करके जो भी काउंट हमारा 100 से ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे कुछ मैनुअल इश्यू, मैनुअल एरर दे देंगे, प्लीज टू मिनट रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन, और कुछ सेकेंड्स, कुछ जो भी मिनट्स है उसको बोलेंगे कि रुक जा भाई, अभी थोड़े टाइम बात करियो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थ्रोटलिंग, ठीक है। तो हमारे ये हो गया मैनुअल थ्रोटलिंग, और हमारा हम लाइब्रेरीज यूज करके भी थ्रोटलिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे नोकेट पैकेजेस के अंदर ASP.NET कोर रेट लिमिट करके एक पैकेज है, तो हम वो इंस्टॉल कर लेंगे और हम यूज कर सकते हैं, उसके यूज करके भी बहुत सारे तरीके हैं थ्रोटलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्वेश्चन एट है हमारा, कैन वेब एपीआई रिटर्न बोथ जेसन एंड एक्सएमएल एंड हाउ? कैन एपीआई रिटर्न द जेसन एंड एक्सएमएल? यस, हमारा व्हेन क्लाइंट calls your API, it might want the data in JSON, most common default ASP.NET Core, XML sometimes require the world system। तो XML हमारा ज्यादा तो वर्ल्ड सिस्टम के साथ काम करता है, JSON हमारे नए तरीके जो 80% लोग का क्लाइंट से वो हमारे JSON के साथ ही जाते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होता है और इजी टू मैनेज होता है, ठीक है। तो XML हमारा ओल्डर सिस्टम के जाता है, और ओल्ड XML यूज करने वाले ज्यादा तो बैंकिंग वाले ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मोर सिक्योर, मोर देन जेसन, ठीक है। Your API can return the other formats based on what client asks for. This is called a content negotiation। हमने बोला था content negotiation क्या है, तो content negotiation के अंदर हमने अगर जेसन भेजा तो जेसन हमारा एसेट के अंदर, अगर हमने जेसन भेजा तो जेसन हमें देगा, XML भेजा तो XML देगा, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट वो हमें चेंज करके जो भी डेटा हमें वो दे देगा, ठीक है। The JSON is enabled by default ASP.NET Core already system.text.json for JSON serialization if you can handle control like this। देखो यहाँ पे हमने गेट एम्प्लॉय करके लिखा है, और यहाँ पे रिटर्न ओके करके हमने जेसन फॉर्मेट है, चाहे तो ऐसा जेसन हमने रिटर्न कर सकते हैं। तो एक्सएमएल आपको इनेबल करना है, तो एक्सएमएल के लिए अलग से हम एक स्टार्टअप डॉट सी एस प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ऐसे हम इनेबल करें तो एड एक्सएमएल से लाइव फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा रिक्वेस्ट करना है, देखो एसेप्ट के अंदर हमने ऐसे करके हमें रिक्वेस्ट भेजना है, हमें जेसन चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही जेसन जाता है एसेप्ट के अंदर, और एक्सएमएल चाहिए तो एप्लीकेशन स्लैश एक्सएमएल करके हम भेज सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट वाला है, तो ये हमारा कंटेंट नेगोशिएशन पार्ट हो गया। मैंने बोला था जो भी हम कुछ भेजेंगे वही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमारा ऑप्शनल है। तो यहाँ पे स्टूडियो के टिकट के नीचे हमने प्रोड्यूसर्स करके लिखा और उसके साथ एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल कर दिया, वो बोल रहा है कि हमें एक्सएमएल में चाहिए इसका रिस्पॉन्स, तो ऐसे हमारा एक्सएमएल में हो जाएगा। हम जेसन और एक्सएमएल कुछ भी कर सकते हैं, फोर्सिंग रिस्पॉन्स टाइप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन 9 है हमारा, हाउ कैन यू होस्ट अ वेब एपीआई? पहले जानेंगे होस्टिंग क्या है। When you run your web API on your laptop, it's usually runs on is your local, okay। मतलब जो भी हम API पे वेब API चलाते हैं हमारे लैपटॉप पे, हमारा लोकल पे चलता है। तो हम देखा होगा कि हमने लोकल वॉच रन होता है उस टाइम पे, ठीक है। बट वो क्या होता है ना, आउटसाइड जो यूजर है आपकी मशीन पे चल रहा है तो आपको एक्सेस मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप अपने लैपटॉप पे चल रहे हो और लोकल होस्ट रन हुआ है, तो मैं वो एक्सेस नहीं कर सकता जो भी आपने रन किया है। तो उसको एक्सेस करने के लिए पब्लिकली हमें कुछ डोमेन चाहिए होता है, कुछ होस्टिंग चाहिए होता है, तो उसमें हम एजोर यूज कर सकते हैं, आईएस यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैस्टल वगैरह यूज करके हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा पब्लिकली हमारा समझ लो कि https mycompany.com एपीआई और एम्प्लॉय करके ऐसे कुछ पब्लिकली डोमेन बनता है, वो डायरेक्टली हम किसी भी को भी दे, वो डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, बट लोकली नहीं कर सकता है ना, HTTP लोकल होस्ट वाला वो हमारे लैपटॉप पे होस्ट होता है, ठीक है। तो कितने टाइप के हम होस्टिंग कर सकते हैं, पहले हम लोकली होस्ट करेंगे, आईएस एक्सप्रेस और क्रिस्टल यूज करके हम लोकली होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम एफ करके विजुअल स्टूडियो जो भी हम रन करेंगे डायरेक्टली, तो वो हमारा डायरेक्टली आईएस और क्रिस्टल पे रन हो जाएगा, ठीक है। बट ये आपके ओनली ऑन सिस्टम पे रन होगा, ठीक है, रियल यूजर्स के लिए नहीं होगा, आपके डेवलपमेंट के लिए यूज करने के लिए हम वो लोकल यूज करने के लिए आईएस एक्सप्रेस और क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड तरीका है सेल्फ होस्ट विद क्रिस्टल,
ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलता है। कुछ भी हमारे पास विंडोज है, लिनक्स है, कुछ भी हमारे पास, तो उस पे सारे पे रन होगा। ठीक है। तो on building web server called Crystal, you can run your API as a console app, add as at। तो आप एक कंसोल ऐप पे आप चला सकते हो, क्रिस्टल पे अगर रन करते हो तो आप कंसोल ऐप पे आपका आउटपुट देख सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो डिप्लॉय विद एग्जीक्यूटेबल विद टू विंडोज और लिनक्स सर्वर एंड रन इट एज सर्विस। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक लोकल होस्ट, एक सेल्फ होस्टिंग होस्ट, और एक हो गया होस्ट इन आईएस। तो यहाँ पे स्टेप दिया है कि आईएस पे कैसे होस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। पहले स्टेप है कि हम जो भी एपीआई उसको हम जो विजुअल स्टूडियो पे हमने एपीआई बनाया है उसको पब्लिश करने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ता है स्टूडियो पे, और अपने एप्लीकेशन फोल्डर पे, और उस पर राइट क्लिक करने के बाद पब्लिश योर एपीआई का नाम आता है, उस पर क्लिक करने के बाद हम जो भी हमारा पाथ है वो अगर कुछ कॉपी कर लेंगे या डायरेक्टली। ठीक है। जो भी हमारा पाथ बनती है पब्लिश की, उसमें बिल्ड करके रहता है एप्लीकेशन। आप जब भी एक्सप्लोर करोगे ना किसी आपके एप्लीकेशन को, तो उसको एक्सप्लोर करने के बाद आपका जो पाथ रहता है ना उसको पाथ कॉपी करना पड़ता है। पाथ कॉपी करने के बाद जो भी हमारा आईएस होता है उसको एक नया वेबसाइट बनाना पड़ता है। नया वेबसाइट बनाने के बाद हमें वो जो भी पाथ हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना पड़ता है हमारे एक जो नया एप्लीकेशन बना है उसके में, उसके अंदर। ठीक है। तो इस सारी स्टेप में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले वाले 2-3 वीडियोस में बता चुका हूँ, बट बहुत सारे वर्ल्ड पुराना हो चुका है वीडियोस, तो शायद आपको मिले भी, और आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है। बट आप ही हम ज़्यादा तो फोकस हमारे एपीआई इंटरव्यूज पे करें, तो मैं आपको डायरेक्टली ग्राफिकली वो बता नहीं सकता अभी। ठीक है। पर यही बोल सकता हूँ कि जो भी हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर जो भी हमारा कोड जहाँ पे भी पड़ा हुआ है आपके विजुअल आपके लोकल पे, तो वो पाथ आपको आईएस सर्वर्स के अंदर जाके आपको एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको वो फोल्डर का पाथ कॉपी करके वो जो भी हमारा यूपीआई हम बना रहे हैं उसके अंदर देना पड़ता है। तो वो जब भी रन होता है ना, तो वो जो हमारे लोकल पे जहाँ पे पड़ा हुआ है वहां से वो पाथ उतारता है और रन करता है एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम आईएस पे होस्ट करेंगे हमारे नेटवर्क पे होस्ट जाता है, नेटवर्क पे होस्ट होता है तो हम किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर यूजर्स को। ठीक है। तो एज्योर पे होस्ट करोगे तो सबको भी मतलब एक बाय डिफॉल्ट हो सबको ही मिल जाता है। ठीक है। तो एजूर होस्ट करने के तरीके भी ऐसा ही है कि आपको ऐप सर्विस ओपन करना है एजूर की। ठीक है। आपको पब्लिश करना है विजुअल स्टूडियो से डायरेक्टली एजूर वेब सर्विस चूज करना है, और हम आपको एजूर सब्सक्रिप्शन चूज करना है, उसके बाद आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो। तो उसकी वेबसाइट ऐसी बनती है https/mywebapi.azurewebsite.com ऐसा करके बनता है। तो जहाँ पे azurewebsite.com दिखेगा समझ लो कि एजूर पे स्टोर है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप जो भी इतने भी यूजर बढ़ते हैं तो अपने आप मैनेज कर लेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैनेज कर लेता है हमारा एजूर। ठीक है। तो लास्ट है हमारा डॉकर कंट्रोलाइजेशन, कंटेनराइजेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। तो हमें सिर्फ फाइल अपलोड करनी रहती है, ऐड डॉकर फाइल्स वगैरह कुछ रहती है, तो हमें प्रोजेक्ट जो भी हमें वो ऐड करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें कुछ कमांड चलानी होती है, और उसके डायरेक्टली हमारा जो जो भी हम पॉपुलर डेली माइक्रो सर्विसेज के लिए यूज करते हैं ज़्यादा तो कंटेनर्स। ठीक है। ज़्यादा तो बड़ी एप्लीकेशंस के लिए हम तो ऐसे ही एजोर्स वगैरह नहीं तो आईएस वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, व्हाट इज ओ डेटा इन वेब एपीआई। ठीक है। ओ डेटा स्टैंड्स फॉर ओपन डेटा प्रोटोकॉल। इट इज स्टैंडर्ड दैट अलाउस यू टू क्वेरी एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग रेस्ट एपीआई विद सिंपल क्वेरी पैरामीटर्स। In other words, with OData, you can filter, sort, pagination data directly from URL without writing extra controller methods। ठीक है। तो ये तरीका जो है ओपन डेटा प्रोटोकॉल का, अगर आपको कुछ डेटा फिल्टर आउट करना है, कुछ सॉर्ट करना है, कुछ पेनिशन देना है डायरेक्टली डेटा को विथ यूआरएल, तो हम डायरेक्टली वो दे सकते हैं विथ ओपन डेटा प्रोटोकॉल। ठीक है। तो देखो विदाउट प्रोटोकॉल अगर जाए तो हमें देखो नॉर्मली इफ यू वांट फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग यू वुड राइट मल्टीपल एंड पॉइंट्स, तो हमें मल्टीपल एंड पॉइंट्स राइट करने पड़ते हैं, जैसे पे स्लैश इम्प्लॉइज डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी इम्प्लॉइज सॉर्ट बाय नेम पेज इक्वल टू टू, ये पेजनेशन वाला हो गया। ठीक है। तो इससे सारे तरीके होते हैं, इतने सारे एंड पॉइंट्स लगते हैं एक टाइम पे। बट अगर हम ओपन डेटा प्रोटोकॉल यूज करें तो हम डायरेक्टली एक एपीआई की जो भी यूआरएल है हमारे अंदर यूपीआई के अंदर, तो वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो यूज करके हम डिपार्टमेंट EQ IT ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग एंड ऐसे करके जो भी हमारा पेजिनेशन वगैरह देखिए हम ऐसे URL दे सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फिल्टर आउट करके दे देगा आपको डेटा। ठीक है, तो पहला हमारा शेयर्स फिल्टर है, तो ये वही फ्लैटर फिल्टर लेके आएगा जो IT है, ओनली एम्प्लॉइज इन IT डिपार्टमेंट। ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, सॉर्ट बाय नेम डिसेंडिंग। ये हो गया हमारा टॉप 5। रिटर्न द ओनली 5 रिकॉर्ड्स, स्किप इक्वल टू 10, स्किप द फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स फॉर पेजिनेशन। तो ऐसे हम दे सकते हैं हमारा वो डेटा यूज करके, ओपन डेटा प्रोटोकॉल यूज करके। यू डोंट राइट टू सेपरेट मैटर्स, कुछ सेपरेट राइट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इनेबल कैसे करोगे वो डेटा इन ASP.NET कोर API में? ठीक है, पहले तो हमें वो डेटा NuGet पैकेज से डाउनलोड करना होगा, फिर उसके बाद program.cs में हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप program.cs के अंदर। फिर एक कंट्रोलर बनाना है और आप पोस्टमैन से आप उसको आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए आपको एनेबल क्वेरी HTTP कैटकिनी से एनेबल क्वेरी करके आपको इम्पोर्टेंट है कि आप लिखे। ठीक है, तभी आपका जो भी फिल्टर आउट फिल्टर है जो भी हमारा वो है वो काम करेगा उस पर। ठीक है। सेल्फ होस्टिंग, एक मिनट। ठीक है, सॉरी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ होस्टिंग एंड IaaS होस्टिंग इन वेब API? ठीक है, when you host a web API you are deciding how and where the API runs, so client can access। ठीक है, तो हमें कहाँ रन करना है और कहाँ डिप्लॉय करना है वेब पे। ठीक है, तो जब भी हम होस्ट करते हैं तो ठीक है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कहाँ रन करना है और कैसे रन करना है कि हमारा क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं और जहाँ पे हम एक्सेस कर सके। ठीक है, तो IaaS hosting your API runs inside the internet information service, Microsoft Web Server। Self hosting your API runs independently using Kestrel without IaaS। ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजी बोला जाए तो IaaS hosting like your API big office building with the reception handling entry, security and operations। Self hosting like your API is in home office running by itself and you manage everything but is lightweight and flexible। ठीक है, तो हमने पहले भी सेल्फ होस्टिंग और IaaS होस्टिंग का एग्जांपल देख लिया तुम। ठीक है, तो IaaS होस्टिंग जो है हम जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्वर रहता है वो। तो IaaS होस्टिंग ज्यादातर आप बोल सकते हो कि ये विंडोज के लिए यूज होता था पहले, बट केस्टल आने के बाद हम वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम जो भी क्रॉस ओरिजिन है, जो भी क्रॉस डेटा है हम मतलब विंडो लिनक्स वगैरह उस पर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उससे। पहले हम विंडोज के लिए हम IaaS होस्टिंग करते थे, बट हमारा क्रिस्टल आने के बाद हम वो क्रॉस फ्रेमवर्क सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ होस्टिंग भी हो गया। तो सेल्फ होस्टिंग हम डायरेक्टली होस्ट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को विदाउट यूजिंग डायरेक्टली। हमारा जो डिपेंडेंस है IaaS पे वो कम कर देता है सेल्फ होस्टिंग। ठीक है, तो देखो, पहले हम बोल सकते हैं कि IaaS होस्टिंग और सेल्फ होस्टिंग की डिफरेंस क्या है। वेब सर्वर यूजेस IaaS, ठीक है, और यूजर्स क्रिस्टल बिल्ड इन वेब सर्वर। ठीक है, तो भी हमारे विजुअल स्टूडियो रहते हैं उसमें बिल्ड इन हमारा जो भी क्रिस्टल रहता है .NET कोर के अंदर क्रिस्टल रन होता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल डायरेक्टली हमारा जो भी होस्टिंग है वो अपने आप कर देता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ होस्टिंग, सेल्फ होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही हमारा IaaS होस्टिंग रहता है ना, वो हमारा IaaS पे होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म विंडोज को सपोर्ट करता था IaaS वाला, अभी ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडोज लिनक्स मैकओएस पे सपोर्ट करता है। कॉन्फ़िगरेशन हमारा मैनेज भी IaaS मैनेजर होता है, और मैनेज डॉट प्रोग्राम डॉट सी एस एप्लीकेशन सेटिंग डॉट जेसन से मैनेज होता है हमारा सेल्फ होस्टिंग। ऑटोमेटिकली हैंडल बाय IaaS स्टार्टअप होता है, और यू कैन मैनुअली स्टार्ट द एप्लीकेशन .NET और सर्विस यूज करके। और URL बाइंडिंग IaaS हैंडलिंग द डोमेन एंड पोर्ट, यू कॉन्फ़िगर द पोर्ट इन कोड एंड लॉन्च सेटिंग डॉट सेशन। तो हम सब कुछ कोड के थ्रू ही मैनेज करते हैं सेल्फ होस्टिंग में ज़्यादातर। और यहाँ पे हम IaaS मैनेजर यूज करते हैं, और कुछ IaaS रिलेटेड मैनेजर ही ज़्यादा यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, URL बाइंडिंग के लिए, सब कुछ तरीका हम IaaS यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा हमारा लाइट वेट होता है, फास्टर होता है। IaaS हमारा स्लो होता है थोड़ा। ठीक है, और SSL HTTP हमारा IaaS में ही हैंडल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि यू नीड टू कॉन्फ़िगर योर सेल्फ। ठीक है, इसे और बेस्ड फॉर विंडोज सर्वर्स एंटरप्राइजेस लेगेसी एप्स, और सेल्फ होस्टिंग मॉडर्न क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स माइक्रो सर्विसेज डॉकर इसके तरीके यूज होते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनस एंड asynchronous एक्शंस इन वेब API?
synchronous actions or synchronous actions. Code execute one step at a time, blocking the threads until the operation finishes. And asynchronous क्या है हमारा, कोड एग्जीक्यूट यूजिंग async await so the thread does not block while waiting. ठीक है, तो हमने पहले भी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं. ठीक है, तो हमारा सिंक्रोनस वही है, जब तक हमारा डेटा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता उस तक वो वेट करता रहता है. जैसे कि हमने यहाँ पे एक गेट करके, गेट डाटा करके एक मेथड बनाया, एक कंट्रोलर बनाया, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, और उसके अंदर एक गेट फ्रॉम डेटाबेस कुछ डेटा लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पे जब तक डेटा नहीं आएगा वो वेट करेगा, वेट्स अंटिल डन. तो ये हमारा होगा सिंक्रोनस, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक रुकेगा. और इसके बाद भी जो भी हमारे डेटा है, इसके बाद जो भी हमारा कंट्रोलर कुछ भी कॉल होता है वो वेट करेगा इसके कंप्लीट होने का. वैसे ही हमारा सिंक्रोनस के में वो वेट नहीं करेगा. ओवेट लिखा है देख, वो सिंक एंड ओवेट लिखा होता है सिंक्रोनस पे. ठीक है, असिंक्रोनस पे ओवेट लिखा होता है, असिंक लिखा होता है. यहाँ पे असिंक नहीं है और ओवेट नहीं है. ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेगा थ्रेड को. ठीक है, वो क्या बोलेगा कि जाओ वो आगे वाला आपका काम कर लो, ये काम फिनिश होता है तो आपको बता दूंगा, ऐसा करके हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये जाएगा दूसरा जो भी थ्रेड, करंट थ्रेड दूसरा काम करेगा, और जो भी एक नया थ्रेड बनाएगा या कुछ भी करेगा, और वो बाकी वाला काम कंप्लीट करेगा, आएगा फिर से, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसको वाला भी रिस्पॉन्स लेके जाएगा साथ में. तो ये होगा हमारा असिंक्रोनस. ठीक है, सर्वर can handle the other requests while waiting for input output operation to complete. You improve the scalability for high traffic APIs. ठीक है, तो ये दोनों में asynchronous और synchronous में डिफरेंस है. ठीक है, क्वेश्चन 14 है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एट्रीब्यूट राउटिंग इन वेब एपीआई ओवर द कन्वेंशनल बेस राउटिंग. तो ये कन्वेंशनल राउटिंग हमारी ऐसी होती है कि हम एचटीटी गेट और गेट करके इंट आईडी वगैरह सब कुछ भेज रहे हैं, और इसमें सिर्फ ग्लोबल राउट फॉलो होता है. जैसे ग्लोबल राउट होता है हमारा कंट्रोलर और एक्शन ने बोल सकते हैं. ठीक है, और कुछ कंट्रोल होता है, कंट्रोल नेम होता है, और आईडी वगैरह कुछ, और एपीआई स्लैश. सिंपल जो हमारा डिफॉल्ट राउटिंग होता है वो फॉलो करता है. और हमारा एट्रीब्यूट राउटिंग होता है जो हम राउट डिफाइन करते हैं, एचटीटी गेट के ऊपर एचटीटी पोस्ट के हम राउट डिफाइन करते हैं. यहाँ पे वर्जनिंग वगैरह देते हैं, एम्प्लॉइज आईडी वगैरह डिटेल्स कुछ अलग से नाम देते हैं हमारे कंट्रोलर को. गेट एम्प्लॉय डिटेल्स है ना यहाँ पे, तो हमने डिटेल्स करके नाम दे दिया, तो ये डिटेल्स करके आईडी भेजेगा और ऐसा नाम दे देगा, तो ये हमारे एट्रीब्यूट राउटिंग हो गया. तो ये दोनों के थोड़े डिफरेंस है कन्वेंशनल और एट्रीब्यूट राउटिंग के. ज्यादा तो एट्रीब्यूट राउटिंग यूज करते हैं अभी. तो एट्रीब्यूट राउटिंग का क्या एडवांटेज है वो टू कन्वेंशनल राउटिंग, यही हमारा है. तो एडवांटेज जो है कि मोर कंट्रोल, यू डिफाइन द एग्जैक्ट यूआरएल पैटर्न ऑफ ईच एक्शन. जो भी हमने यहाँ पे डिटेल्स करके दिखा है ना, तो यहाँ से क्या होता है कि मोर कंट्रोल आ जाता है हमारे इस पे. तो यहाँ पे कैसा था कन्वेंशनल राउटिंग में, यहाँ पे मोर कंट्रोल नहीं आता था. अभी यहाँ पे जैसे हम डिफॉल्ट राउटिंग फॉलो करते हैं वैसे ही राउट फॉलो कर रहे हैं हम. यहाँ पे कुछ एपीआई का नाम अलग से नहीं दे रहे, तो हम कॉल करते समय क्या करें, कॉल करेंगे एपीआई स्लैश कंट्रोल का नाम जो भी हो स्लैश और कुछ भी हमारा कंट्रोलर का जो भी मेथड का नाम है, जैसे कि गेट करके, और एपीआई स्लैश गेट और आईडी भेज रहे, ऐसा करके भेज सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसा ही है कि यहाँ पे गेट इम्प्लॉय डिटेल करके नाम तो दिया है, बट हमने डिटेल्स करके ऐड किया है, तो डिटेल्स करके आईडी पास कर सकते हैं. ऐसा देखो, राउट इम्प्लॉय पे डेटा करके. Readable URL, make URL cleaner, more descriptive, easy for client to understand, support complex routes, action specific routes, like each action can have its own unique route, not just for controller level route. ठीक है, वर्जनिंग फ्रेंडली, मैंने बोला कि एपीआई वर्जनिंग भी हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस राउट एट्रीब्यूट राउटिंग. ठीक है, लेस डिपेंडेंसी ऑन राउट कॉन्फ़िग, नो नीड टू यूज ग्लोबल राउट टेबल एवरी टाइम यू ऐड न्यू एंड पॉइंट. ठीक है, तो ये हमारा एक ग्लोबल राउट हो गया एपीआई स्लैश कंट्रोल डॉट आईडी. ठीक है, तो एक ग्लोबल राउट फॉलो नहीं करता है, एक अपना तरीके से एक अलग से एक एंड पॉइंट बना देता है. ठीक है, तो ले डिपेंडेंसी हो जाती है हमारे राउट कॉन्फ़िग के, जो भी राउट कॉन्फ़िग का जो पेज है उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू टेस्ट एपीआई, लाइक पोस्टमैन, स्वैगर और फिडलर. फिडलर यूज करके कैसे टेस्ट कर सकते हैं. तो फिडलर तो मैंने कभी यूज किया नहीं है, पोस्टमैन और स्वैगर मैंने यूज किया है. ठीक है, तो स्वैगर को यूज करने से इतना है कि आपके पास पोस्टमैन एप्लीकेशन होना चाहिए, और उस पर ओपन करेंगे पोस्टमैन, तो इसमें क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट करनी है, और उसके अंदर हमारा जो भी यूआरएल है वो पेस्ट कर देनी है.
और वहाँ पे एक मेथड चूज करने का आता है, गेट पोस्ट और पुट डिलीट करके हम कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद हम जो भी ईडर ऑथोराइजेशन, जो भी हमारे JWT टोकन वगैरह जो भी टोकन जनरेट होता है, और जो भी हम ऑथोराइजेशन कुछ भी हम ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, तो हमारा जो भी ईडर बनता है वैसे ईडर बना के हम ऑथोराइजेशन में हम डाल सकते हैं। ठीक है। और बॉडी के अंदर हम एक बॉडी सेलेक्ट करेंगे। बॉडी के अंदर हमारा जो भी जेसन रिस्पॉन्स है या जेसन रिक्वेस्ट, सॉरी जेसन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो रिक्वेस्ट डाल देंगे। और फॉर्मेट हम जेसन सिलेक्ट कर देंगे। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट रहते हैं, जेसन, XML, जो भी हमारा जो भी टाइप का है वो टाइप का, जो भी रिक्वेस्ट है वो टाइप का रिक्वेस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो वैसे ही हमारा स्वैगर रहता है। स्वैगर हमारा हमें इंस्टॉल करना पड़ता है विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो देखो, स्वैज बकल ASP.NET कोर करके एक पैकेज रहता है। वो इंस्टॉल करने के बाद हमें जो नीचे वाला जो बिल्डर सर्विस डॉट एड एंड पॉइंट ये सारा कुछ है ना, ये कोड सर्विस डॉट एड स्वैगर जेन यूज स्वैगर, ये वाला कोड हमें प्रोग्राम डॉट CS के अंदर डालना पड़ता है। तो ये डालने के बाद क्या होता है, जब भी एप्लीकेशन रन करोगे लोकल होस्ट के अंदर, आपका स्वैगर चल जाता है। तो स्वैगर का एक स्क्रीन रहता है, एक URL रहता है, एक UI रहता है स्वैगर का। तो वो ओपन होने के बाद आपको डायरेक्टली सारे के सारे जितने इंच पॉइंट आपके अंदर है, जो भी API के अंदर बने हुए हैं, वो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। तो वो स्क्रीन के देखने के बाद अपन उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको सिर्फ डेटा डालना पड़ता है, कुछ भी जेसन हो कुछ भी हो, आपको आपका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, और आप एंटर मारोगे टेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली उधर से। तो आपको ना पोस्ट करने की जरूरत, पोस्टमैन यूज करने की जरूरत है, ना फिल्टर यूज करने की, डायरेक्टली आप आपके यूजर स्टूडियो थ्रू डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो शायद मैं आपको स्क्रीन दिखा सकता था पोस्टमैन और स्वैगर की, बट आपके पास टाइम की कमी होने की वजह से मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो अ, थोड़ा 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 बिजी शेड्यूल चलने की वजह से तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं बस चाह रहा था कि ये सेकंड पार्ट जो बचा हुआ था मैं आपके लिए लेके आऊँ, और प्लीज चाहे वो सपोर्ट करे। और मैं चाह रहा था कि वीडियो मैं अच्छा से अच्छा बना पाऊँ। ठीक है। तो प्लीज कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज इग्नोर करे। बहुत जगह पे शायद मैंने आज मिस्टेक किया है। ठीक है। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। चलो बाय।